नमस्कार छात्रों, बीए प्रथम वर्ष की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र प्राचीन एवं मध्यकालीन काव्य में आज की कक्षा का प्रकरण है मानसरोदक खंड की व्याख्या का भाग 2। इससे पूर्व प्रथम भाग में हमने प्रारंभिक पदों को देखा था। चलिए आगे देखते हैं व्याख्या भाग 2। सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केस मुकलाई। कि ये सब बातें वार्तालाप चलता रहता है। तभी रानी पद्मिनी अर्थात पद्मावती सरोवर के पास आती है और अपने बंधे हुए केस के जूड़े को खोल करके अपने केशों को उन्मुक्त कर देती है। ससीमुख अंग मलय गिरिबासा, नागिन झाँप लीन चहुपासा। कि पद्मावती के चंद्रमा के समान मुख तथा उसके अंग प्रत्यंगों से मलयगिरी पर्वत से आने वाली चंदन के समान सुगंध प्रवाहित हो रही थी। और इस स्थिति में उसके खुले हुए केश राशि को देखकर ऐसा लगता है कि उसके अंग प्रत्यंग से आने वाली चंदन की सुगंध से आकर्षित होकर काली काली नाग ने उसके मुख रूपी चंद्र को अपने पाश में जकड़ लेती हैं, अर्थात उनको अपने पास में जकड़ लेती हैं, उनको अपने पास में बांध लेती हैं। औनई घटा परी जग छाहा, और उसके बड़े बड़े लंबे काले घने केश राशियों के खुलते ही पूरे संपूर्ण जग में छाया जो है वो छा जाती है। ऐसा लगता है कि मानो सूर्य का प्रकाश मध्यम हो रहा है और चारों ओर मेघ घिर आए हों। शशिको सरन लीन जनुराहा, कि यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है कि ऐसा लगता है कि मानो राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो। अब आमतौर पर जब ग्रहण इत्यादि होता है तो राहु से बचकर चंद्रमा भागता है। चंद्रमा और राहु दोनों एक दूसरे के प्रबल शत्रु हैं, परंतु यहाँ पर जैसे कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है मानो कि राहु ने चंद्रमा की शरण ले ली हो। तो यहाँ पर जो है वो विरोधाभास अलंकार है। छिपके दिनई भानु के दशाएं, और उनके घने केश राशि के प्रभाव को देखकर ऐसा लगता है मानो कि दिन में ही सूर्य अस्त हो गया हो। और लेनी सी नखत चांद पर गसा, और चंद्रमा रूपी पद्मावती तथा उसकी तारे रूपी सखियों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो सूर्य अस्त हो गया है और चंद्रमा अपने नक्षत्र अर्थात तारों को लेकर के उदित हो गया है। भूल चकोर दीठ मुखलावा, मेघ घटा महचंद दिखावा। यहाँ पर भ्रांतिमान अलंकार है कि पद्मावती के सुंदर मुख को देखकर चकोर पक्षी को चंद्रमा का धोखा हो जाता है। वो भ्रमवश पद्मावती के मुख की ओर देखती है और उसे लगता है कि जैसे मेघों से भरी हुई घटाओं के बीच में चंद्रमा उन्मुक्त होकर के विचर रहा हो। दसन दामिनी कोकिल भाकी, उसकी दंत पंक्तियां बिजली की तरह तथा कोयल की तरह उसकी बोली थी। भौहें धनु गगन ले राखी, और उसकी भौहें धनुष के समान थी। ऐसा लग रहा था जो गगन रूपी आकाश पर चढ़ी हुई थी। नैन खंजन दुई केली करे ही, उसके नेत्र खंजन के पक्षी के समान क्रीड़ा करते हुए दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दो खंजन पक्षी आपस में क्रीड़ा कर रहे हो। कुछ नारंग मधुकर रस ले ही, और उसके कुचों की घुंडियाँ नारंगी के समान थी कि ऐसा लग रहा था कि मानो भौरा उन पर बैठ करके रस ले रहा हो। सरवर रूप विमोहा हिये हिलोर हिले, कि पद्मावती के दिव्य सौंदर्य को देखकर मानसरोवर विमुग्ध हो जाता है और पद्मावती का स्पर्श करने के उद्देश्य से उसमें लहरें उठने लगती हैं। पाँव छुए मक पाऊँ ए मिस लहरें ले, ऐसा लगता है कि मानो वो चाहता है कि वो शीघ्र पद्मावती रूपी परमात्मा के चरण स्पर्श कर ले। उनका स्पर्श पाते ही वो उसके अंदर की सारी व्याधियों का शमन हो जाएगा, इसलिए उसमें ऊंची ऊंची लहरें उठने लगती हैं। अब यहाँ
पूर्णिमा की तिथि है और हम जानते हैं कि पूर्णिमा की तिथि के दिन चंद्रमा के आकर्षण के कारण सागर में ऊंची ऊंची तरंगे उठती हैं। तो यहाँ पर हम पद्मावती को चंद्रमा के रूप में चित्रित किया है जयसी ने। तो हम देखते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है उस तथ्य को भी जयसी ने यहाँ प्रयोग किया है कि मानसरोवर भी जो है पद्मावती रूपी चंद्रमा से आकर्षित होकर के ऊंची ऊंची लहरें लेने लगता है ताकि वह उनके पाँव को स्पर्श कर सके। तो यहाँ हम देखते हैं उपमा, रूपक, विरोधाभास तथा भ्रांतिमान आदि अलंकारों की सुंदर छटा बिखरी हुई है। भाषा अवधि है। धरी तीर सब कंचुक सारी, सरवर मह पैठी सब बारी। कि सभी सखियां अपनी कंचुकी अर्थात अपने उत्तरीय और वस्त्रों को उतार कर किनारे रख देती हैं और अपनी अपनी बारी से सब परिवार सरोवर में बैठने लगती हैं अर्थात सरोवर में प्रवेश करती हैं। पाई नीर जानो सब बेली, हुलसई करई काम की केली। और जल का स्पर्श करते ही ऐसा लगता है कि जैसे जल के स्पर्श से, नीर के स्पर्श से बेलें, सूखी हुई बेलें हुलस जाती हैं, हरिया जाती हैं। उसी तरह सभी सखियां हुलस हुलस कर आनंद के साथ काम की तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगती हैं। करिल केस बिसहर बिस भरे, लहरें ले ही कवल मुख धरे। कि लहरों के ऊपर तैरते हुए उनका मुख और उनके मुख के अगल बगल बिखरे हुए केश ऐसे लगते हैं कि मानो काले काले विष से भरे हुए नाग अपने मुख में कमल को रख करके तैर रहे हैं। नवल बसंत सवारी करी, होई प्रकट जानहु रस भरी। ऐसा लगता है कि नवीन बसंत ने आकर के इन लताओं को, इन बेलों को रस से भर करके प्रकट कर दिया है। उठी कोप जस दारिव दाखा, भई उन्नत प्रेम के शाखा। जिस तरह अनार की जो है फल से धीरे धीरे कोपलें फूटती हैं, वृक्ष से कोपलें फूटती हैं, उसी तरह वे सखियां प्रेम की उन्नत शाखा के समान बढ़ती हुई दिखाई देने लगी। सरवर नहीं समाई संसारा, चांद नहाई पैठ लई तारा। आज ये सरोवर अपने को धन्य समझ रहा है और इस सरोवर में संसार का सौंदर्य समा नहीं पा रहा है। ऐसा लग रहा है संपूर्ण संसार का सौभाग्य इस सरोवर में समा करके रह गया है। और इस सरोवर में चांद अपने तारे रूपी सखियों के साथ स्वयं स्नान करने के लिए बैठ गया है। यहाँ पद्मावती को चांद तथा उसकी सखियों को तारे की उपमा दी गई है। धनि सो नीर ससी तरई उरी, अब कित डीठ कवल ओ कुई। धन्य है वो नीर जहाँ पर चंद्रमा उदित हो गया हो। अब लोगों की दृष्टि भला कंवल और कुमुदनियों को क्यों देखेंगे। कि मानव मात्र का स्वभाव है कि जब उसको किसी वस्तु से श्रेष्ठ वस्तु दिखाई देती है तो वो पहले वाली वस्तु को छोड़कर सर्वश्रेष्ठ वस्तु की ओर ध्यान आकृष्ट करता है। तो जैसी करें कि धन्य है वो नीर जहाँ स्वयं चंद्रमा उदित हो गया हो तारों के साथ। अब भला लोगों की दृष्टि कमल और कुमुदनियों को क्यों देखेगी। चकुई बिछरी पुकारे, कहाँ मिले हो नाह। एक चांदनी सी सरगमा, दूसर दिन जलमाह। कि अब यहाँ पर भ्रम के कारण चकुई अपने प्रेमी को, चकुए को पुकार कर कहती है कि हे नाथ, अब हमारा मिलन कैसे हो पाएगा। क्यों? क्योंकि चकुए अर्थात क्रौंच पक्षी को ये शाप है कि चांद के उदित होते ही वो अपनी प्रेयसी से अर्थात चकवी से मिल नहीं पाएगा, दोनों अलग अलग हो जाएंगे और रात्रि के समापन होने के पश्चात उनका पुनः मिलन हो जाएगा। परंतु चकवी कह रही है कि हे नाथ, अब हम किस प्रकार मिल पाएंगे, क्योंकि एक चांद तो रात में निकलता है, एक चांदनी सी सरगमा कि एक चांद तो रात में स्वर्ग में आकाश में निकलता है और दूसरा ये दिन में जल में ही निकल आया है। तो इस तरह दिन और रात दोनों ही अवसरों पर यदि चांद दिखाई देता रहेगा तो भला हमारा मिलन किस प्रकार हो पाएगा। तो बड़ी ही सुंदरता के साथ साम्य आधारित जो है वो करते हुए जायसी चंद्रमा और उसकी सखियों के सौंदर्य को प्रस्तुत कर रहे हैं।
लागी केली करे मजनीरा, हंसी लजाई बैठी हुई तीरा। सभी सखियां तरह तरह की काम क्रीड़ाएं उस जल के मध्य करने लगती हैं और उनकी उस सुंदर क्रीड़ाओं और सौंदर्य को देखकर हंस लज्जित होकर के किनारे पर बैठ जाते हैं। पद्मावती कौतुक कह राखी, तुम ससी हो तराइन साखी। पद्मावती से समस्त सखियां कहती हैं कि हे सखी, तुम हम सब में श्रेष्ठ हो, चंद्रमा के समान हो और हमारे खेल की तुम निर्णायिका बनो, अर्थात तुम साक्षी रहो हमारे खेल की। बाद मेल के खेल पसारा, हार देई जो खेलत हारा। कि बाद में सभी सखियां पद्मावती को निर्णायिका बना करके खेलना प्रारंभ कर देती हैं और वे पद्मावती से कहती हैं कि हे सखी, तुम हम सब में श्रेष्ठ हो, अतः तुम हमारे खेल की साक्षी अर्थात निर्णायिका बनो। और बाद में वे सब खेल पसार देती हैं, फैला देती हैं और खेल में निर्णय ये किया जाता है कि हार दे ही जो खेलत हारा, कि जो इस खेल में हारेगा उसे अपना हार जीतने वाले को देना पड़ेगा। सावरी सावरी गोरी ही गोरी, आपन आपन लीन सुजोरी। सभी सखियां सावली सावली तथा गोरी गोरी आपस में मिलजुल कर अपनी जोड़ियां बना लेती हैं और खेल खेलना प्रारंभ कर देती हैं। बूझ खेल खेलऊँ एक साता, हार न होई पराए हाथा। सब एक दूसरे से कहती हैं कि हमें समझ बूझ कर यह खेल एक साथ मिलकर खेलना होगा। क्यों? क्योंकि हमें अपने हार को पराए हाथों में नहीं देना है। आजो खेल बहुर कित होई, खेल गए कित खेले कोई। कि आज जो ये खेल हो रहा है यह पुनः कब होगा ये हमें नहीं ज्ञात है, कि पुनः ये खेल खेलने का अवसर कहाँ प्राप्त होगा। खेल गए कित खेले कोई, कि यह जीवन रूपी खेल तो चिरंतन काल से चला आ रहा है और ना जाने कितने कुशल खिलाड़ी इस जीवन रूपी खेल को खेल करके समाप्त कर चुके हैं। तो यहाँ पर जायसी अपने सूफी सिद्धांतों को प्रकट करते दिखाई दे रहे हैं। धन सो खेल खेल सह पेमा, कि यहाँ पर पद्मावत का जो मुख्य उद्देश्य है, जो मूल बिंदु है, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं बिहारी, कि जो सूफी सिद्धांत का प्रमुख तत्व है कि लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की व्यंजना करना, प्रेम को मुख्य तत्व मानना। तो जैसी करें कि धनी सो खेल खेल सा प्रेमा, कि वो खेल धन्य है जो प्रेम के साथ खेला जाता है। रउताई और कुशल खेमा, कि उस खेल को प्रेम के साथ खेलने में ही कुशलता छिपी हुई है। अब ये पंक्तियाँ जायसी के सिद्धांतों को पूरी तरह से हमारे सामने लाकर रखती हैं। जैसी करें मोहम्मद बाजी प्रेम की, जो भावे तो खेल, कि मोहम्मद यह जीवन रूपी खेल प्रेम की बाजी है और इसे हमें प्रेम के साथ खेलना चाहिए। तिल फूलई के संग जो होई फुलायल तेल, कि जिस तरह तिल और फूलों के संयोग के द्वारा जो पदार्थ निकलता है वो सुगंधित होता है, अर्थात तिल के साथ यदि पुष्पों को एक साथ रख के तेल बनाया जाता है तो वो फुलैल बन जाता है जो सुगंधित होता है। तो इस तरह से जीवन में भी, जीवन रूपी खेल को भी यदि हम प्रेम के साथ संयुक्त करके जीते हैं, खेलते हैं, तो हमारा जीवन स्वयमेव ही श्रेष्ठ बन जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ पर उपमा, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा आदि अलंकार हैं और अवधी भाषा का सौंदर्य दर्शनीय है। तो इस तरह से हमने इस भाग में देखा कि किस तरह से पद्मावती और उसकी सखियां अपूर्व सौंदर्य के साथ सरोवर में प्रवेश करती हैं और सरोवर के अंदर जो है वो उद्विग्नता प्रारंभ हो जाती है कि कितने शीघ्रातिशीघ्र वह पद्मावती रूपी दिव्य परमात्मा का स्पर्श कर सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिस तरह यदि परमात्मा का प्रभाव सृष्टि पर पड़ता है तो एक अनोखी दिव्यता, एक अनोखा सौंदर्य व्याप्त हो जाता है। उसी तरह पद्मावती के आगमन से मानसरोवर के आसपास की वस्तुएं भी स्वतः निर्मल हो जाती हैं और एक अलौकिक दिव्यता वहाँ के परिवेश में समाहित हो जाती है। धन्यवाद।